इस टॉपिक के अंदर हम ये सीखेंगे कि आखिर डिबेंचर से पैसा लेना कब फ़ायदेमंद होता है और डिबेंचर से पैसे लेना कब फ़ायदेमंद नहीं होता, कब डेप्ट से पैसा लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए, कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं, अगर लेना चाहिए फ़ायदा क्या होगा हमारे को, हमारे इक्विटी शेयर के जो प्राइस हैं वो क्या होंगे, वो इंक्रीज़ होंगे अगर हम डेप्ट से पैसा लेंगे तो। मतलब कहने का मतलब क्या है, शेयर होल्डर की जो वेल्थ है वो मैक्सिमाइज़ होगी अगर हम डेप्ट से पैसा ले लें तो, लेकिन कुछ कंडीशन है तभी होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। कौन सी कंडीशन है देखिए। पहले तो फाइनेंशियल लिवरेज का मतलब क्या बता रहा है, कह रहा है इट रेफर टू पोर्शन ऑफ डेप्ट इन ओवरऑल कैपिटल। आपकी ओवरऑल कैपिटल के अंदर डेप्ट का कितना पोर्शन है उसको जो है फाइनेंशियल लिवरेज शो करता है, डेप्ट अपॉन में इक्विटी। क्या कह रहा है, यहाँ से देखिए, यहाँ से हम पहले भी पढ़ चुके हैं। डेप्ट फंड कंपनीज फंड एंड अर्निंग इंक्रीज बिकॉज डेप्ट इज़ ए चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि डेप्ट जो है ये एक फाइनेंस का चीपर सोर्स होता है, बट इट इज़ वेरी रिस्की टू इन्वॉल्व मोर डेप्ट इन कैपिटल स्ट्रक्चर। लेकिन अगर हद से ज़्यादा आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर ज़्यादा ही पैसा ले लोगे डेप्ट से तो ये आपको नुकसानदायक भी होगा। क्यों होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि भाई इसको इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, फिक्स है, आंधी आ जाए या तूफ़ान आ जाए इसका इंटरेस्ट जाएगा, और फिर प्रिंसिपल अमाउंट भी रिटर्न करना पड़ता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है, लेकिन सस्ते होते हैं, केवल इंटरेस्ट देना है फिक्स रेट से और कुछ नहीं। अच्छा, लेकिन अगर एक लिमिट में लेंगे, क्या लिखा हुआ है, मोर डेप्ट विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन अर्निंग ओनली व्हेन rate of earning of the company, that is return on investment, should be more than the rate of interest on debt। ये क्या कह रहा है बेटा, ये कह रहा है, इसको ज़रा ध्यान से समझेंगे। मैंने बोला डेप्ट से पैसा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, कब लेना चाहिए कब नहीं लेना चाहिए, कब फ़ायदेमंद है, ये हमारे को समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये समझना है, उसने बोला कि आपको अगर आप डिबेंचर से पैसा लेते हो या डिबेंचर से ज़्यादा पैसा लेते हो तो ये आपको कब फ़ायदेमंद करेगा, अगर इसकी सिचुएशन क्या है, इससे पैसा लेना कब प्रॉफिटेबल है, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। डेप्ट से पैसा लेना जो है कब प्रॉफिटेबल है, ये हम लिखते हैं यहाँ पे। उसने बोला कि डेप्ट से पैसा लेना आपके लिए जब प्रॉफिटेबल होगा अगर ये कंडीशन पूरी हो रही है। कौन सी कंडीशन पूरी हो रही है, कंडीशन जो है वो है ये, देखिए क्या लिखा हुआ है उसने लिखा हुआ है कि जब आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट शुड बी मोर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसने बोला जब आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ग्रेटर देन होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट से। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है जब ये आपका ग्रेटर देन होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट से, अगर ये कंडीशन पूरी हो रही है आपकी तो डेप्ट से पैसे लेना फ़ायदेमंद है, तो आपको फ़ायदा होगा। अगर उल्टा हो गया, क्या उल्टा हो गया, अगर कंडीशन उल्टी हो गई, कौन सी कंडीशन, ये वाली, अगर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है, रिटर्न ऑन आएगा यार, यहाँ ऑन लिख लीजिए, यहाँ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लिख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आएगा। अगर कंडीशन उल्टी हो जाए, मैं यहाँ लिख देता हूँ, रुको एक मिनट, इसको जो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लिख लीजिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और इसको भी जो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लिख लीजिए।
अगर कंडीशन ये हो जाए, इससे आपको डिबेंचर से पैसे लेना हानिकारक हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। प्रॉफिटेबल का मतलब क्या है? प्रॉफिटेबल का मतलब है इससे जो इक्विटी शेयर की जो प्राइस है ना वो बढ़ेंगे, मतलब वेल्थ जो है, इक्विटी शेयर की जो वेल्थ है वो मैक्सिमाइज होगी। और यहाँ पे लॉस का क्या मतलब है? इक्विटी शेयर का प्राइस बढ़ेगा नहीं, उल्टा घट जाएगा। वेल्थ जो है वो मैक्सिमाइज नहीं, उल्टा मिनिमाइज हो जाएगी, कम हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा अगर ये हो रहा है। तो क्वेश्चन ये है, ये दोनों क्या हैं? ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि जिससे भी आपने पैसा लिया है उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। डिबेंचर से पैसा लोगे तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना। तो अगर मान लो डिबेंचर की जो इंटरेस्ट है वो है 5%, ठीक है, उसके इंटरेस्ट की, और उससे पैसे लेके जहाँ पे भी आपने इन्वेस्ट किया है, मान लो आपने 10 करोड़ रुपए ले लिए कहीं से, ठीक है, और उसको कहीं आपने इन्वेस्ट कर दिया, 10 करोड़ रुपए ले लिए और आपने उसको जो है कहीं इन्वेस्ट कर दिया, और वहाँ से बदले में जो रिटर्न मिल रही है आपको वो मिल रही है मान लो 15% की। मतलब जिससे पैसे लिए उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो उस पर तो इंटरेस्ट देना है 5%, और फिर उससे जिससे पैसे लिए उसको किसी प्रोजेक्ट में लगाया, उसको इन्वेस्ट करा, और बदले में रिटर्न कितनी मिल रही है? बदले में जो रिटर्न मिल रही है वो मिल रही है 15% की। तो फ़ायदेमंद होगा डेप्ट से पैसा लेना। लेकिन अगर कंडीशन उल्टी हो जाए, अगर मान लीजिए आपने जिससे पैसा लिया उसको ब्याज देना है 5% का, ठीक है, उसको ब्याज देना है 5% का, और और जहाँ पे आपने जिससे पैसा लिया 10 करोड़ रुपए लिया, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करी, बदले में जो रिटर्न मिल रहा है आपको वो मिल रहा है 3% का, तो भाई आपको जो है लॉस हो जाएगा। इसको हमें एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से ये कह रहा है कि जो डेप्ट है वो आपके लिए प्रॉफिटेबल कब रहता है? मतलब कि आपको अपने कैपिटल के अंदर आपको डिबेंच इक्विटी की प्राइस ज़्यादा होगी। नहीं बेटा, प्रॉफिटेबल का ये मैंने बोला, प्रॉफिटेबल का मतलब क्या है? प्रॉफिटेबल का मतलब क्या है ये मैंने आपको बताया। प्रॉफिटेबल का मतलब इससे इक्विटी का जो शेयर प्राइस है वो बढ़ेगा और वेल्थ जो है वो मैक्सिमाइज होगी, ये इसका मतलब है। तो इक्विटी से पैसे लेना कब फ़ायदेमंद है? फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा, ये मैंने फ़ायदा लिखा है यहाँ पे। तो इससे जो है, इससे पैसे लेना फ़ायदेमंद होगा जब ये वाली कंडीशन पूरी हो रही है। ये क्या कंडीशन? इन्वेस्टमेंट ग्रेटर देन है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ग्रेटर देन है रेट ऑफ इंटरेस्ट से। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? जिससे पैसा लिया है तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो उस पे उस ब्याज की इंटरेस्ट कितनी है? 5%। लेकिन जिससे पैसा लेके हमने फिर जिस भी इन्वेस्टमेंट में, जिस भी प्रोजेक्ट में लगाया है, बदले में जो रिटर्न मिल रहा है, वो मिल रहा है 15%। तो ये फ़ायदेमंद है। सिंपल था। सुनो, आपने कहीं से 1 लाख रुपए लिए, ठीक है, 1 लाख रुपए लिए 5% के ब्याज पे। 1 लाख का 5% कितना होता है? 5,000 रुपये। आपको 5,000 रुपये का ब्याज देना है हर महीने। तो आपको इस 1 लाख रुपये का फ़ायदा कब होगा? इस 1 लाख रुपये का फ़ायदा कब होगा? जब रिटर्न 5% से ज़्यादा, भाई सिंपल सी बात है, जब बदले का जो रिटर्न है वो ज़्यादा होगा जितना आप ब्याज पे कर रहे हो, तभी तो फ़ायदेमंद है। अपनी जेब से थोड़ी ना भरोगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपनी जेब से भर रहे हो आप। 5,000 रुपये का ब्याज दे रहे हो, 3,000 रुपये की रिटर्न मिल रही है आपको, तो 2,000 रुपये अपनी जेब से भर रहे हो आप यहाँ पे। तो ये आपके लिए नुकसान है। इससे आपको क्या होगा? इससे आपको जो है लॉस होगा। तो अगर ये वाली कंडीशन है, ये वाली तो फ़ायदेमंद है, और अगर ये वाली कंडीशन है तो आपकी जो है फ़ायदेमंद नहीं होगा। तो डिबेंचर से पैसा लेना आपके लिए नुकसान हो जाएगा। इसको हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि कैसे ये चीज़ होती है। इसको प्रूफ करने के लिए आपको ज़रा एक चीज़ समझनी है
एक स्टेटमेंट बता रहा हूँ आपको, एक फॉर्मूला समझ लीजिए जो आपको समझना है। सबसे पहले जो होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फॉर्मूला लिख देता हूँ चलो आपके लिए, ठीक है, या एक सिस्टमेटिक वे से जो चीज़ें चलती हैं वो क्या होता है। पहली जो चीज़ होती है इसको कहते हैं EBIT। EBIT का मतलब क्या होता है? EBIT का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इसको कहते हैं, ठीक है। EBIT में से सबसे पहले क्या माइनस होता है? सबसे पहले माइनस होता है इंटरेस्ट, जो भी आपने लिया है। तो जब हम EBIT में से इंटरेस्ट को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास बचता है EBT। EBT का मतलब क्या होता है? EBT का मतलब होता है अर्निंग बिफोर टैक्स। अर्निंग बिफोर टैक्स, ये होता है EBT का मतलब। भाई अब इंटरेस्ट गया ना, पहले तो मैंने इंटरेस्ट दे दिया, अच्छा फिर क्या माइनस होता है? फिर मतलब ये आपके पास जितना भी, ये क्या बेटा, प्रॉफिट है बेसिकली। प्रॉफिट में से सबसे पहले इंटरेस्ट जाएगा, ठीक है, फिर उस इंटरेस्ट में, फिर इंटरेस्ट माइनस करके जो पैसा बचा, फिर उसमें से टैक्स पे होगा, जितना भी गवर्नमेंट को टैक्स जाएगा, ठीक है, जो भी टैक्स की रेट होगी। अब आपके पास जो बचेगा इसको कहते हैं EAT। EAT का मतलब, EAT का मतलब होता है अर्निंग आफ्टर टैक्स, कि आपने अब जो है टैक्स पे कर दिया, अर्निंग आफ्टर टैक्स। फिर इसमें से टैक्स के बाद जो पैसा बचता है, फिर इसमें से माइनस होता है प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर वालों को जितना भी डिविडेंड देना है वो माइनस हो जाता है। इसको माइनस करने के बाद जो बचता है हमारे पास, इसको कहते हैं EAE। EAE इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी। ये सारा पैसा अब इक्विटी वालों का है, क्योंकि पहले प्रेफरेंस को मिलता है, उसके बाद इक्विटी को मिलता है। अब इस पैसे का क्या हो सकता है? इक्विटी वाले का है, या तो हम इक्विटी वाले को दे सकते हैं, एज अ डिविडेंड, या बेटा मान लीजिए इसको आप ऐसे समझ लीजिए, इसको ऐसे लिखिए, इसको यहाँ पे, एक मिनट रुको जरा, इसको जो है ऐसे लिखिए आप, ये जितना भी पैसा है ये जो है आपका, ये है आपका इक्विटी वालों का, ठीक है। फिर इसमें से माइनस होता है इक्विटी डिविडेंड, ऐसा लिख लीजिए, इक्विटी डिविडेंड। और मान लो कंपनी कुछ पैसा बचा के रखना चाहती है, ठीक है, मान लो 5 लाख थे, 5 लाख में से 3 लाख बांट दिया, 2 लाख बचा के रख लिया। तो जो पैसा बचा के रख लिया, सारा नहीं बांटा, जो पैसा बचा के रख लिया उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं रिटेन अर्निंग, ठीक है। रिटेन अर्निंग क्या होती है? रिटेन अर्निंग होती है जो पैसा कंपनी ने, सारा पैसा मान लो, जैसे, एक मिनट बेटा, एक मिनट रुकना, एक मिनट। आपको सबसे पहले तो ये फॉर्मेट को लर्न करना है। ये फॉर्मेट क्या है? EBIT का मतलब होता है आपके पास जितना भी प्रॉफिट हुआ है इंटरेस्ट और टैक्स पे करने से पहले, उसको EBIT कहते हैं। उसमें से सबसे पहले माइनस होता है इंटरेस्ट, इसको हम EBT कहते हैं, अर्निंग बिफोर टैक्स। फिर जब हम टैक्स को माइनस कर देते हैं तो इसको EAT कहते हैं, अर्निंग आफ्टर टैक्स। और उसके बाद प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस होते हैं, जितना भी पैसा आया है टैक्स के बाद, सबसे पहले प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड मिलता है, जो भी बचता है इसको EAE कहते हैं, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी। और उसके बाद इक्विटी वालों को डिविडेंड दे के जितना भी पैसा बचा है उसको रिटेन अर्निंग कहते हैं। इसका हमें करना क्या है? हमें निकालना है, इसको कहते हैं अर्निंग पर शेयर। हमें ये निकालना है अर्निंग पर शेयर, EPS कहते हैं बेटा इसको,
अर्निंग पर शेयर कैसे निकलता है, ई ए ई अपॉन में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ये इस तरीके से निकलता है। ई ए ई क्या है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी। तो जो भी मेरा यहाँ से आंसर आएगा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी का, उसको मैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरा क्या आ जाएगा, ईपीएस आ जाएगा। ईपीएस का मतलब क्या है, एक शेयर पे आपको कितने की अर्निंग हो रही है, ये इस चीज़ को शो करता है। अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पे कितनी अर्निंग हो रही है, ये अर्निंग पर शेयर कहलाता है। तो अब मैं इसका क्या करना है मेरे को, इसी से ही ये हमारा प्रूफ होगा कि आखिर अगर ये कंडीशन पूरी हो रही है तो डिबेंचर से पैसे लेना फ़ायदेमंद है, और अगर ये कंडीशन हो रही है तो डिबेंचर से पैसे लेना फ़ायदेमंद नहीं है। देखिए यहाँ पे बेटा कुछ यहाँ पे देखेंगे, यहाँ हमने दो सिचुएशन ली है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे टोटल कैपिटल लिखी हुई है 50 लाख, इक्विटी कैपिटल लिखी हुई है 50 लाख, मतलब सारे के सारे पैसे इक्विटी वाले से ही ले लिए, ठीक है। डिबेंचर से एक भी पैसा जो है, डिबेंचर से बेटा एक भी पैसा नहीं लिया, नील है यहाँ पे, ठीक है। टैक्स कितना है 30% और ईबीआईटी कितना है 7 लाख। 50 लाख की कैपिटल कंपनी की सारी यहाँ पे इक्विटी वाले से ही बना ली इसने, यहाँ पे इसने डिबेंचर से पैसा नहीं लिया, ठीक है। अच्छा, लेकिन दूसरे वाले सिनेरियो के अंदर क्या हुआ, 50 लाख की जो कैपिटल थी, 40 लाख रुपए तो बेटा इक्विटी से बना दिए और 10 लाख रुपए जो हैं वो इसने डिबेंचर से ले लिए, ठीक है। तो उसने टोटल 50 लाख रुपए बना लिए। यहाँ पे 10 लाख रुपए का सारा इसने डिबेंचर से लिया है। टैक्स रेट 30% है, और ये जो 10 लाख रुपए का लिया है इसने बेटा डिबेंचर से, इस पर 10% का इंटरेस्ट जाएगा। ऊपर क्यों नहीं है, क्योंकि जब पैसे ही नहीं लिया तो किस बात का इंटरेस्ट जाएगा। और ईबीआईटी यहाँ पे भी 7 लाख रुपए है। पहले आप ये वाला सिनेरियो समझिए। यहाँ पे क्या है यहाँ पे जो है बेटा, यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, ऊपर वाले केस के अंदर सिचुएशन 1 में डिबेंचर से पैसा ही नहीं लिया, और दूसरे वाले में डिबेंचर से पैसा लिया है, ठीक है। और दोनों से प्रॉफिट कितना हो रहा है, 7 लाख रुपए का ही प्रॉफिट हो रहा है, इसमें भी और इसमें भी। अब इसमें हमें करना क्या है, दोनों सिचुएशन में मेरे को ईपीएस निकालना है, ये अर्निंग पर शेयर निकालना है मेरे को दोनों ही सिनेरियो के अंदर। और मुझे ये चेक करना है कि किसका ईपीएस ज़्यादा आ रहा है और किसका ईपीएस कम आ रहा है, ये मुझे चेक करना है। तो देखिए मैं चेक करता हूँ इसको। यहाँ पे लिखेंगे सिचुएशन 1 और यहाँ पे लिखेंगे सिचुएशन 2। क्या होगा बेटा, ईबीआईटी कितना है, ईबीआईटी जो है वो है 7 लाख। यहाँ पे ईबीआईटी कितना है, यहाँ पे ईबीआईटी जो है वो है 7 लाख। सबसे पहले मैंने बोला भाई माइनस होता है इंटरेस्ट, तो यहाँ तो इंटरेस्ट है ही नहीं बेटा, ये 7 लाख ही आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे तो इंटरेस्ट है बेटा। सिचुएशन 2 में कितना है, 10 लाख रुपए का डिबेंचर से पैसे लिए, 10% का इंटरेस्ट देना है, तो 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट बनेगा। 1 लाख रुपए माइनस कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6 लाख रुपए। इसको क्या कहते हैं, इसको मैंने बोला कहते हैं ईबीटी। ये आ गया आपका ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स। फिर क्या माइनस होता है, फिर माइनस होता है टैक्स, फिर माइनस होता है टैक्स। टैक्स रेट कितनी है, टैक्स रेट देखेंगे 30% दोनों में सेम ही है। 7 लाख का 30% जब आप निकालेंगे तो ये कितना होता है, ये होता है 2,10,000। इसका निकालेंगे 30% तो ये होता है 1,80,000। 30% निकाला है मैंने, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा 490, और ये हो जाएगा आपका क्या कहते हैं 4,20,000। ये हो जाएगा 4,20,000। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं
EAT, EAT अर्निंग आफ्टर टैक्स, टैक्स पे कर दिया। फिर क्या होता है, फिर माइनस होता है प्रेफरेंस डिविडेंड। तो प्रेफरेंस शेयर से तो पैसे लिए ही नहीं, इक्विटी से लिए हमने तो जीरो, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड जीरो, क्योंकि सारा पैसा इक्विटी से लिया है बेटा हमने और डिबेंचर से। तो कितना आ गया, ये आ गया बेटा 490, क्या है ये EAE, और यहाँ पे कितना आ गया 4,20,000, ये क्या है बेटा EAE। EPS अगर मैं यहाँ पे निकालूँ तो क्या आएगा 4,90,000 डिवाइडेड बाय, और यहाँ पे निकालूँ EPS 4,20,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ये मैंने फॉर्मूला बताया ना आपको, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अब देखिए यहाँ पे इक्विटी शेयर कितने हैं बेटा, यहाँ पे हैं बेटा 5 लाख है बेटा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इक्विटी शेयर कितने हैं, यहाँ पे हैं 5 लाख, और यहाँ पे इक्विटी शेयर कितने हैं, यहाँ पे है 4 लाख, यहाँ पे है 4 लाख, ठीक है। अब देखिए, अब इसको डिवाइड करेंगे 4 जीरो से 4 जीरो, ठीक है, 4 जीरो से 4 जीरो, और 49 डिवाइडेड बाय 50। इसका EPS क्या आ रहा है बेटा, इसका EPS आ रहा है 0.98, और इसका EPS कितना आ रहा है, इसका जो EPS आ रहा है इसको सॉल्व करेंगे 4 जीरो से 4 जीरो 42 डिवाइडेड बाय 40, इसका EPS आ रहा है 1.05। इसका मतलब क्या है बेटा, सिचुएशन 1 में है जी, नहीं ये बेटा ये क्या है, इतने बचे हैं पैसे, ये पैसे बचे हैं। ये क्या बता रहा है EPS, क्या आपको क्या बताता है, EPS आपको ये बताता है एक शेयर पे इक्विटी वाले को कितने की अर्निंग हो रही है। और ये क्या बता रहा है, ये भी ये बता रहा है। देखो किसकी अर्निंग ज़्यादा हो रही है पहले ये बताइए, इस सिचुएशन 1 में अर्निंग ज़्यादा हो रही है एक शेयर पे, या सिचुएशन 2 में ज़्यादा हो रही है। जबकि सिचुएशन 2 में तो बेटा मैंने डेप्ट से पैसे लिए थे, सिचुएशन 2 में तो मैंने डेप्ट से पैसे लिए थे, और सिचुएशन 2 में मैंने केवल इक्विटी से लिए थे। तो इस वाली सिचुएशन में इसकी जो EPS है वो लो है, जबकि इसकी EPS जो है वो हाई है। जो सिचुएशन 2 है वहाँ के शेयर होल्डर्स को ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है एज़ कंपैरिजन टू सिचुएशन 1। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है, देखिए जब इसने अच्छा एक इसने सिचुएशन थर्ड भी ले लिया, सिचुएशन थर्ड भी इसने ले ली है, इसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो पहले हम इसका देख लेते हैं जी, हाँ ठीक है, एक सिचुएशन थर्ड भी ले लेते हैं, सिचुएशन थर्ड। देखिए सिचुएशन थर्ड में भी लेते हैं, EBIT कितना है, EBIT जो है वो 7 लाख की है, ठीक है। सबसे पहले माइनस होता है इंटरेस्ट, कितना लिया है यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो पैसे लिए हैं 20 लाख रुपए लिए हैं, तो 20 लाख पे 10% का ब्याज जाएगा, यानी कि 2 लाख रुपए, बचेगा 5 लाख। फिर माइनस होता है टैक्स 30%, तो 1.5 लाख रुपए का टैक्स जाएगा, पैसे बचेंगे 3.5 लाख, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड है नहीं जीरो, 3.5 लाख ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या आ गया EAE, अब इसको डिवाइड कर देंगे, इसको डिवाइड कर देते हैं, EPS में निकाल लेता हूँ यहाँ पे, इसका EPS क्या आएगा, इसका EPS जो आएगा ये आएगा 3.5 लाख अपॉन में इसके नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर कितने, इसके बेटा 3 लाख हैं, इसके कितने, इसके 3 लाख शेयर होल्डर हैं। तो मैं यहाँ पे इसको डिवाइड कर देता हूँ 3 लाख, तो 3.5 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख, इसका जो EPS है बेटा ये और ज़्यादा आ रहा है, देखिए 1.16, इसका EPS ये आ रहा है। इसके इस सिचुएशन के अंदर जब मैंने यहाँ पे भी मैंने डेप्ट से पैसा लिया,
लेकिन यहाँ पे मैंने 20 लाख रुपए लिए, यहाँ पे मैंने डेप्ट से पैसा लिया, यहाँ मैंने 10 लाख रुपए लिए, और यहाँ पे तो मैंने पैसे ही नहीं लिया डेप्ट से। तो 3 सिचुएशन इसने यहाँ पे क्रिएट करी और आपको दिखाया कि इस सिचुएशन के अंदर इक्विटी शेयर होल्डर वालों को ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। एक शेयर पे इस कंपनी का अगर ये सिचुएशन हो जाए कि कंपनी को 50 लाख रुपए की ज़रूरत थी, 20 लाख डिबेंचर से ले ले और 30 लाख उससे ले ले, तो इससे अर्निंग पर शेयर बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा आ रही है इसकी देखेंगे अगर इसकी थोड़ी कम आ रही है, और इसकी देखेंगे तो इसकी तो बहुत ही कम आ रही है। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है? ये तीनों सिचुएशन निकाली इसने, ये सब हमने कैलकुलेट कर लिया, सबका ईपीएस निकाल लिया। तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है। पहले आपको एक चीज़ देखनी है, यहाँ पे ऐसा इसलिए हो रहा है बेटा क्योंकि यहाँ ये कंडीशन फुलफ़िल हो रही है, ये वाली यहाँ पे ये कंडीशन पूरी हो रही है तीनों सिनेरियो के अंदर। कैसे पूरी हो रही है देखो, मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बेटा, मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है क्वेश्चन के अंदर ये है 10%। ब्याज कितना देना है मेरे को, 10% का। मैं निकाल लेता हूँ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये मैं निकाल लेता हूँ। ये कैसे निकलता है देखिए, तीनों ही सिचुएशन में 7 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 50 लाख रुपए की ज़रूरत थी। यहाँ पे भी देख लो 7 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, 50 लाख की ज़रूरत थी, 7 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, 50 लाख की ज़रूरत थी। तो कैसे निकलता है बेटा, ये निकलता है ऐसे भाई, 7 लाख रुपए आपको मिल रहे हैं 50 लाख रुपए लगा के, मल्टीप्लाई 100, इसको सॉल्व कर दीजिए। 5 जीरो से 5 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, ठीक है। तो ये हो गया आपका 70 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ रहा है बेटा आपका 14%। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ये तो गिवन था, ये मैंने फाइंड कर लिया। तो अब आप यहाँ देखो मेरा जो रिटर्न है ना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो मेरा ग्रेटर देन है किससे ग्रेटर देन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट से। रिटर्न मेरे को मिल रही है 14% की पैसा लगा के, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%। इसी वजह से क्योंकि मेरी ये कंडीशन पूरी हो रही है, इसी वजह से डिबेंचर से पैसे लेना मेरे लिए फ़ायदेमंद हो रहा है, क्योंकि ये सिचुएशन मेरी पूरी हो रही है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है अच्छा, ये यहाँ पे बेटा यही रामायण कथा लिखी हुई है सारी, कुछ कोई वो नहीं है, ठीक है, ये कुछ वो नहीं है। ये आप बस यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि भाई क्योंकि यहाँ पे एक्शन पूरी हो रही है, इस वजह से सिचुएशन 3 का आप देखेंगे अर्निंग पर शेयर वो जो है वो ज़्यादा आ रहा है एज़ कंपैरिजन टू सिचुएशन 2 और एज़ कंपैरिजन टू सिचुएशन 1। तो सिचुएशन 3 में कंपनी ने 20 लाख रुपए डिवेंचर से लिए और 30 लाख रुपए इक्विटी से लिए, तो इसलिए इक्विटी वालों को ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, ज़्यादा पैसे डिवेंचर से लिए, लेकिन कंडीशन पूरी होनी चाहिए। अब ये आपको, अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर से एक टेबल बनाएंगे, फिर से एक सिनेरियो लेंगे, लेकिन अब सिचुएशन उल्टा, अब रिटर्न कम होगी और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 से कम होगी, रिटर्न सब कुछ सेम होगा लेकिन रिटर्न 10 से कम होगी। तो अब आप देखेंगे अब उल्टा हो जाएगा। अब अगर हम डिवेंचर से पैसे लेंगे तो उसका ईपीएस जो है वो कम आएगा। देखो अब हम एक उल्टा केस लेते हैं, 50 लाख की ज़रूरत है, ठीक है, सारे पैसे इक्विटी से ले लिए, फिर से डिवेंचर से नहीं लिए, रेट इतना है, इतना ये है, लेकिन अब की बार जो ईबीआईटी है ना, ईबीआईटी कितना है, वो कितना है बेटा, वो है 3 लाख रुपए। कितना है, 3 लाख रुपए, और रिटर्न आरओआई भी उसने दे रखी है कितना, 6%, और ये कितना है, ये है बेटा 10%। तो आप यहाँ पे देख ही रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरेस्ट की रेट ज़्यादा है बेटा और आरओआई की कम है। सिचुएशन 3 में भी सेम ये ले लिया, लेकिन वही केस है, सब कुछ वही है, देख लो 10 लाख रुपए फिर इससे ले लिए, सब कुछ सिनेरियो वही है, बस ईबीआईटी चेंज है। अब की बार 3 लाख रुपए हो रहा है, बस ईबीआई अब की बार फिर वही चेंज है, 20 लाख रुपए, सब कुछ वही है, बस ईबीआईटी जो है 3 लाख रुपए है,
क्योंकि मेरे को रिटर्न अब कम करनी है। 6% की दिखा दी ने, 10 से कम करनी है, कुछ भी दिखा सकते हैं। तो अब मैं इसका ईपीएस निकालता हूँ। देखिए तीनों सिचुएशन में अब मैं ईपीएस निकालता हूँ। 3 लाख है तीनों में ईआईटी, तो अब आप देंगे अब क्या होगा, उल्टा ही हो जाएगा। अब देखो हम यहाँ लिखते हैं केस 1। केस 1 में ईबीआईटी कितना है, केस 1 में ईबीआईटी है 3 लाख माइनस इंटरेस्ट। पहले सिचुएशन में डिवेंचर से पैसे नहीं लिए, 3 का 3 लाख ही रहेगा, माइनस टैक्स रेट 30% ही है, ठीक है। तो 90,000 रुपये का टैक्स जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2,10,000 और ये आ गया EAE, ठीक है, केस 1 के अंदर। केस 2 के अंदर अगर हम बात करें EBIT कितना है, EBIT जो है वो है 3 लाख एंड इंटरेस्ट कितना है, यहाँ पे हमने पैसे लिए हैं सिचुएशन 2 में। सिचुएशन 2 में मैंने 10 लाख रुपए लिए हैं, 10% का वो है 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट जाएगा। तो 2 लाख रुपए जो हैं, 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट जाएगा तो 2 लाख यहाँ बचेंगे और 30% का टैक्स जाएगा। 2 लाख का 30% का टैक्स जाएगा, 2 लाख का 30% का टैक्स जाएगा 60,000 रुपये। तो इसके में आ जाएगा 1,40,000। अब सिचुएशन 3 में देखिए, सिचुएशन 3 में क्या है, EBIT कितना है, EBIT जो है ये 3 लाख रुपए, इस पे भी इंटरेस्ट जाएगा, यहाँ पे 2 लाख रुपए जाएगा, 1 लाख रुपए बचेगा, 30% का टैक्स जाएगा 70,000 रुपये। ये EAE है। अब मैं EPS निकालता हूँ। देखिए EPS कैसे निकलेगा, 2,10,000 डिवाइडेड बाय इक्विटी कितना है इसमें, सिचुएशन 1 में, सिचुएशन 1 में है बेटा 5 लाख, इसको 5 लाख से डिवाइड करना है। इसका EPS निकालूँ अगर मैं तो इसमें आएगा 1,40,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख। और सिचुएशन 3 में अगर मैं बात करूं तो इसमें आएगा 70,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख, या नंबर ऑफ है 3 लाख। अब देखिए आप 2,10,000 को डिवाइड करेंगे 5 लाख से तो कितना आएगा, तो आएगा 0.42। इसको करेंगे 1,40,000 को डिवाइड करेंगे 4 लाख से तो इसका आएगा 0.35, और इसको करेंगे 70,000 को डिवाइड करेंगे 3 लाख से तो इसका आएगा 0.23। अब क्या हुआ बेटा, अब उल्टा हो गया। अब सिचुएशन 1 क्या हो गई, अब सिचुएशन 1 बेस्ट हो गई और ये जो है ये वर्स्ट हो गई, ये बेकार है, ये बेस्ट है, ये बेकार हो गई। अब इसका इक्विटी शेयर होल्डर जो है ज़्यादा पैसे कमा रहा है एक शेयर पे और इसका इक्विटी शेयर उल्टा हो रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि अब सिचुएशन उल्टी हो रही है। अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है, अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है ना वो कम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा है, भाई आप ब्याज दे रहे हो 10% का और बदले में आपको रिटर्न मिल रही है 6%। तो इस वजह से अब डिवेंचर से पैसे लेना आपके लिए क्या हुआ, अब आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं हुआ। अब डिवेंचर से पैसे लेना आपको उल्टा नुकसान में डाल गया। तो कब देना है ये हमने यहाँ पे सारा कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। इसकी 0.4, 0.8 और 0.3। तो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, इसी चीज़ को बेटा हम कहते हैं, इसी चीज़ को हम कहते हैं कि भाई कब डिवेंचर से पैसे लेने हैं, कब डिवेंचर से पैसे नहीं लेने, ये डिपेंड करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे क्या चल रहा है। अगर रिटर्न ज़्यादा है इंटरेस्ट से तो ले लीजिए और अगर कम है वो तो मत लीजिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, कह रहा है हैंस प्रूव डैट इन केस
return of investment is less than the rate of equity shareholder getting less earning when debt is included in the capital structure. जब भी रिटर्न कम होगी और रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, रिटर्न कम होगी और रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो इक्विटी शेयर होल्डर वाला कम एज कंपेयर टू ऊपर वाले केस में। ये बेटा ये न्यूमेरिकल आता है एग्ज़ाम के अंदर, आजकल ये बहुत आ रहा है, ठीक है। तो ये सब आपको बना के देगा ऐसे ही, ये तीनों सिचुएशन ऐसे ही दे देगा, 2 भी सिचुएशन हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, और वो बोलेगा ईपीएस निकालो और बताओ कौन सी सिचुएशन बेटर है और कौन सी सिचुएशन बेकार है। इसी को ट्रेडिंग ऑन इक्विटी या फाइनेंशियल लिवरेज जो है कहते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? क्या है लिवरेज? क्या इसी को ही ये है ना, ये ट्रेडिंग ऑन इक्विटी और स्लैश में फाइनेंशियल लिवरेज लिखा हुआ है ना। तो फाइनेंशियल क्या है कि कैपिटल के अंदर डेप्ट का पोर्शन क्या है, उसी को फाइनेंशियल लिवरेज कहते हैं, या इसी सिचुएशन को ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहते हैं। तो दोनों एक ही चीज़ है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कह लीजिए, दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो ये एग्ज़ाम में बहुत बारी आती है न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ठीक है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी ये ऐसे सिचुएशन बन के आ जाती हैं और आपको ये लर्न होना चाहिए, ये जो मैंने आपको बताया EBIT माइनस इंटरेस्ट, ये जो मैंने फॉर्मेट बताया आपको ऊपर, ये वाला। तो इसमें लिवरेज कितनी है? ईपीएस होती है लिवरेज? नहीं, EPS लिवरेज नहीं होती है बेटा। मतलब ये है कि कैपिटल के अंदर डेप्ट का पोर्शन कितना है वो फाइनेंशियल लिवरेज है। जैसे कि यहाँ पे डेप्ट का पोर्शन कितना है, नील, तो यहाँ फाइनेंशियल लिवरेज ये कह सकते हो 0 है। यहाँ पे 10 लाख है, यहाँ पे 20 लाख है, डेप्ट का पोर्शन कितना है कैपिटल में, इट्स कॉल्ड फाइनेंशियल लिवरेज। ईपीएस अलग चीज़ है। ईपीएस का मतलब है अर्निंग पर शेयर, कि आपका एक इक्विटी शेयर होल्डर कितने पैसे कमा रहा है एक शेयर पे, वो अर्निंग पर शेयर होती है। अच्छा, अब देखिए, अब मुद्दे का नाम क्या है? अब मुद्दे का नाम है फैक्टर डिटरमाइनिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर। बेटा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, कंपलसरी टॉपिक है, एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। क्या कह रहा है, टॉपिक का नाम क्या है? फैक्टर डिटरमाइनिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर। इसका मतलब ये है कि जब भी हम अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन कर रहे होंगे कि कितना पैसा इक्विटी से लें, कितना पैसा डिबेंचर से लें, कितना पैसा प्रेफरेंस से लें, कितना लॉन्ग टर्म लोन से लें, कितना रिटेन अर्निंग से लें, जब ये सब चीज़ें डिसाइड हो रही होंगी, जब ये सब चीज़ें डिसाइड हो रही होंगी तो वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इस डिसीज़न को अफेक्ट करेंगे कि नहीं इससे नहीं लेना चाहिए, इससे लेना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है इसके अंदर, वो है कैश फ्लो पोजीशन। का क्या मतलब होता है? द डिसीजन रिलेटेड टू कंपोजिशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर ऑल्सो डिपेंड अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ बिजनेस टू जनरेट इनफ कैश फ्लो। इसका क्या मतलब हुआ कि आपको अपना कैपिटल स्ट्रक्चर किस तरीके का बनाना है, ये चीज़ ये डिपेंड करती है कि आपके बिज़नेस के अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि उस बिज़नेस के अंदर अच्छा खासा कैश का फ्लो या कैश जो है वो जनरेट हो रहा हो। क्या लिखा हुआ है? द कंपनी इज अंडर लीगल ऑब्लिगेशन टू पे अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर, डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर एंड प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट फॉर लोन। ये चीज़ें जो होती हैं कंपनी के ऊपर एक फ़िक्स लाइबिलिटी होती है। डिबेंचर को फ़िक्स इंटरेस्ट देना होता है, प्रेफरेंस को डिविडेंड देना होता है, और प्रिंसिपल अमाउंट और ये सब वापस करना होता है, कंपलसरी है बेटा। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कल। समटाइम्स कंपनी मेक sufficient profit but it is not able to generate cash inflow for making payment। कह रहा है कभी कभार कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट तो हो रहा होता है लेकिन वो उतना कैश का इनफ्लो जनरेट नहीं कर पाती पेमेंट करने के लिए। तो भाई यहाँ पे क्या ध्यान रखना है आपको, अ कंपनी एम्प्लॉय, आपको बस ये ध्यान रखना है कि क्या पैसा लेना है या नहीं लेना,
प्रेफरेंस से और डेप्ट से। तो पहले आप अपनी कैश फ्लो की पोजीशन देख लीजिए, आपकी कैश फ्लो की पोजीशन जो है वो कैसी है। अगर कैश फ्लो की पोजीशन अच्छी है तो पैसे ले लीजिए, और अगर अच्छी नहीं है तो भाई फिर ये डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर से पैसे मत लीजिए। दूसरा जो फैक्टर है वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशो, ICR। ये हमने जो है अकाउंट्स के अंदर भी पढ़ा था, रेशो के अंदर। ये आपको फॉर्मूला क्या बताता है, इट रेफर टू द नंबर ऑफ टाइम कंपनी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कवर द इंटरेस्ट पेमेंट ऑब्लिगेशन। ये फॉर्मूला बेटा आपको ये बताता है कि अगर आप देखो, इसका फॉर्मूला क्या है, EBIT अपॉन में इंटरेस्ट। ये फॉर्मूला आपको ये बताता है कि जितना आपको ब्याज पे करना है ना कंपनी के पास, उससे कितने गुना प्रॉफिट है। क्या बोला मैंने, जितना आपको ब्याज पे करना है कंपनी के पास, उसका कितने गुना प्रॉफिट है। जैसे मान लो मैं कि EBIT जो है वो एक, ठीक है, EBIT जो है वो कितना है, वो 1 लाख है, और इंटरेस्ट जो है वो 10,000 है। तो क्या होगा ऐसी सिचुएशन में, 1 लाख EBIT है, चल जा भाई यार क्या दिक्कत है। देखिए 1 लाख EBIT है, ठीक है, और 10,000 रहे हैं इंटरेस्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 जीरो से 4 जीरो, आंसर कितना आया 10 टाइम्स। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी को जितना ब्याज पे करना है ना कंपनी के पास, उससे 10 गुना ज़्यादा प्रॉफिट है। यही तो बता रहा है ये भाई, 1 लाख का प्रॉफिट है और इंटरेस्ट पे करना है 10,000 पे। मतलब ये है कि कंपनी को जितना भी इंटरेस्ट पे करना है उससे 10 गुना ज़्यादा प्रॉफिट अवेलेबल है कंपनी के पास। तो ये तो अच्छी चीज़ है। क्या लिखा हुआ है, हाई ICR मीन कंपनी कैन हैव मोर ऑफ बोरोड फंड सिक्योरिटी, वेयर एज लोअर ICR मीन लेस बोरोड फंड सिक्योरिटी। तो अगर ये ज़्यादा है तो मतलब कि प्रॉफिट अच्छा खासा है, इंटरेस्ट पे करने के लिए आप कैपेबल हो। और अगर ये कम है ICR तो आपके पास प्रॉफिट कम है और इंटरेस्ट आपको ज़्यादा पे करना है। ये दूसरा फैक्टर है जो कि आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पे कई सारे फैक्टर्स है बेटा, कई सारे, देखो कई सारे फैक्टर्स हैं, 14 फैक्टर लिखे हुए हैं। अब हमें तो 14 फैक्टर को नहीं पढ़ना है, ठीक है, हमें आसान आसान पढ़ लेना है और ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना आपको। अगला पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ डेप्ट। कॉस्ट ऑफ डेप्ट का मतलब क्या होता है, आप पैसा किसी से भी लीजिए, डिवेंचर से लो, प्रेफरेंस से लो, इक्विटी से लो, कल भी मैंने आपको बताया सबको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। इक्विटी को डिविडेंड जाता है, प्रेफरेंस को डिविडेंड जाता है, डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट जाता है। तो भाई जिससे कॉस्टिंग सस्ती पड़ रही है ये सब इनकी कॉस्टिंग ही है। इक्विटी को जो डिविडेंड जा रहा है, प्रेफरेंस को डिविडेंड जा रहा है, डिबेंचर को इंटरेस्ट जा रहा है, सब इनकी कॉस्टिंग कहलाती है। तो जो आपको सस्ता पड़े वो देख लीजिए, वो अडॉप्ट कर लीजिए। और देख लीजिए और आसान, फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब क्या होता है, फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब होता है, देखो क्या लिखा हुआ है, ये बेटा बहुत बारी आता है। फ्लोटेशन कॉस्ट इज़ द कॉस्ट इन्वॉल्व इन द इशू ऑफ शेयर डिवेंचर। शेयर और डिवेंचर को इशू करते टाइम जो भी कॉस्ट आती है ना बेटा, उसको फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं। जैसे अंडर राइटर कमीशन, इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस को इशू करने के लिए एडवर्टाइजमेंट के खर्चे, ये लिखे हुए, एडवर्टाइजमेंट, अंडर राइटिंग कंडीशन, फीस वगैरह, ये सब। इशू ऑफ शेयर डिवेंचर रिक्वायर मोर फॉर्मेलिटीज़ एज वेल एज मोर फ्लोटेशन कॉस्ट। कह रहा है अगर आप शेयर डिवेंचर को इशू करोगे तो उसके लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है जिसकी फ्लोटेशन कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा आती है। देयर इज़ अ लेस कॉस्ट इन्वॉल्व इन राइजिंग कैपिटल बाय लोन और एडवांस। इससे बढ़िया कहीं बैंक से लोन वगैरह ले लीजिए, वो ज़्यादा बढ़िया है। इन शेयर डिवेंचर के चक्करों में पड़ोगे तो फ्लोटेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती हैं, जिससे कंपनी को कॉस्टिंग महंगी पड़ती है, तो कंपनी को उल्टा नुकसान हो जाएगा फ़ायदे की जगह। तो और देखिए फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है,
आप अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सको सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो बेटा अगर पैसे इक्विटी से ले लिए, इक्विटी का पैसा बेटा कभी वापस नहीं होता, ठीक है। डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर, इनका तो एक पर्टिकुलर टाइम होता है कि पैसा इतने सालों के लिए ले रहे हैं, 5 साल, 10 साल, 15 साल, लेकिन इक्विटी में ऐसा कुछ नहीं होता। तो अगर आपने सारा पैसा, जैसे अभी हम क्वेश्चन कर रहे थे, सिचुएशन 1 में सारा पैसा हमने इक्विटी से ले लिया, तो बेटा वहाँ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। जितना ज़्यादा डिबेंचर और प्रेफरेंस से लोगे उतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, और जितना कम लोगे उतना कम फ्लेक्सिबिलिटी होगी। तो ये आपको देखना है कि आप क्या चाहते हो, फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हो या नहीं चाहते। फिर दूसरा है बेटा कंट्रोल। कंट्रोल कौन करता है बेटा? कंट्रोल करता है कंपनी में इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर कंट्रोल करते हैं। तो जैसे सिचुएशन 1 के अंदर सारे के सारे पैसे हमने इक्विटी से ले लिए 50 लाख रुपए, तो बेटा 5 लाख हमारे पास इक्विटी शेयर होल्डर हो गए। 5 लाख लोगों के हाथ में कंपनी का कंट्रोल है, क्योंकि वो सब ओनर हैं, सब मैनेजमेंट करेंगे, सब कंट्रोल करेंगे। तो बेटा ज़्यादा इक्विटी शेयर होल्डर होना भी हानिकारक होता है। एक लिमिट तक ठीक है, एक सर्टेन लिमिट तक, लेकिन जब वो लिमिट क्रॉस हो जाती है तो फिर बेकार है। इतने ज़्यादा इक्विटी शेयर होल्डर होना भी बेकार होता है, इससे कंट्रोल बहुत ही लोगों के हाथों में चला जाता है। तो ये आपको देखना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट की क्या कंडीशन है? 2 कंडीशन होती हैं बेटा, ये तो आपको पता ही होगा, ये तो बहुत अच्छे से। एक होता है बूम की कंडीशन, ठीक है, और एक होता है डिप्रेशन की। मतलब एक होता है तेजी काल, एक होता है मंदी काल। तेजी काल का मतलब क्या होता है कि सब कुछ शेयर मार्केट हरी हरी हो रही है, ग्रीन ग्रीन, सब कुछ तेज चल रहा है, मतलब फ़ायदा हो रहा है। तो इससे क्या होता है, दीज कंडीशन अफेक्ट द कैपिटल especially when companies planning raise additional capital depending upon the market condition. The investor may be more careful in their dealing. देखो क्या बता रहा है, during depression period in the market business is slow and investor also hesitate to take risk, so at this time it is advisable to issue borrowed fund security as these are less risky and ensure fixed repayment and regular payment of interest. क्या बोला बेटा इसने? जब रिसेशन का टाइम, डिप्रेशन का टाइम चल रहा होता है, डिप्रेशन का टाइम मतलब जैसे 2020 आ गया, 2020 में जैसे जिस दिन पहला लॉकडाउन लगा था उस दिन शेयर मार्केट क्रैश हो गई। क्यों हो गई क्रैश? क्योंकि सब लोगों ने सेम बिहेव किया कि अब संपूर्ण लॉकडाउन हो गया, इंडिया ही बंद हो गया। तो शेयर मार्केट क्यों क्रैश हो गई? सारी इकोनॉमिक एक्टिविटियाँ ठप हो गई। तो इससे बेटा सबको लग रहा था बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है, शेयर के पैसे ना गिर जाएं, सब ने अपने शेयर बेच दिए। लोग बचना चाहते थे, बेच दिए लोगों ने शेयर। तो जब डिप्रेशन का टाइम आता है तो लोग शेयर बेच देते हैं जब मार्केट गिर। उस टाइम पे जिसके पास बेटा पैसा था उस टाइम वैसे बाय करने चाहिए, डिप्रेशन पे बाय करने चाहिए, वैसे होना क्या चाहिए, डिप्रेशन पे बाय करने चाहिए। लेकिन जिस बंदे ने बाय कर रखे हैं, दो तरीके के पर्सन है बेटा यहाँ पे। एक है जिसने बाय कर रखे हैं और एक बाय करना चाहता है। एक आप हो, ठीक है, और एक मैं हूँ। आपने बेटा 1 लाख रुपए के शेयर खरीद रखे हैं टाटा के, ठीक है, 1 लाख के शेयर खरीद रहे हैं टाटा के, और मान लो आपने जो है 1000 शेयर, मान लीजिए 1000 शेयर आपके पास हैं इसके 100 रुपये के हिसाब से। तो अब आपको अगर ये पता है मार्केट क्रैश होने वाली है, ये मेरा 100 रुपये का शेयर ये मेरा 60 रुपये का हो जाएगा, और 1000 शेयर मेरे पास हैं, तो मेरे 1 लाख के 60,000 बनने वाले हैं। तो आप क्या करोगे? अगर सोचो, अच्छा हाँ, अच्छा अभी बेटा ये सब टेम्परेरी निकल जाता है। अगर अभी कल आपके पास अगर अभी 1 करोड़ रुपए के शेयर होते ना, जब कल 1 करोड़ रुपए के शेयर होते और पता चल रहा है आज शनिवार को लॉकडाउन लगने वाला है
और फिर से मार्केट क्रैश होने वाली है, तो फिर पता चलता है बस मार्केट खुल जाए सुबह 9 बजे, 9 का भी नहीं वेट करते। लॉन्ग टर्म में तो वो ऊपर ही बेटा जाती है, ऊपर हम ही यहाँ जाती लॉन्ग है टर्म वो। की लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहे ना, हम यहाँ लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डिप्रेशन के टाइम हम पे। मतलब नॉर्मल इंसान कैसे बिहेव करेगा मतलब। हाँ, क्या कहते हैं, डिप्रेशन के टाइम पे जिस बंदे के पास शेयर होते हैं वो बेच देता है। अब तुम्हें जब अच्छा खासा, सोचो, तुमने इसको 100 रुपये पे ख़रीदा था, ठीक है, और आपको ये पता है ये गिर के 60 पे आने वाला है, ठीक है, और मान लो आपने इसको, और खरीद लूंगा बिल्कुल काट का। तुम हो उल्टे इंसान, ठीक है, तुम्हारे पास है, तुमने अगर मान लो, तुमने अगर इस शेयर को, तुमने जब तुम शेयर खरीदोगे ना तब बात करना, तुम अभी तो तुम ऐसे हवा में बातें करते हो, ठीक है, जब खरीदोगे जब ना, फट रहा है ना तब तो हाँ, बल्कि तब तो चल हाँ, रहा है ना, तब तो जब और जब सही जब सही जब चल रहा जब जब खुद के पैसे लगेंगे ना तब तब पूछूंगा मैं, आप खरीद रहे हो या आप बेच रहे हो, तब पता चलेगा। जिसने है। हाँ, तो डिप्रेशन के इस तरह भी होता है। डिप्रेशन के टाइम पे हर बंदा बचना चाहता है, ठीक है, और बूम पीरियड के टाइम पे जब तेज़ी चल रही होती है तब तो हर कोई शेयर खरीदना चाहता है कि हाँ जी ला दो, हम खरीद लेंगे जब सब कुछ बढ़िया चल रहा जब होता है। तेज बढ़ रही है तो बिल्कुल। ये यहाँ पे बता रहा है कि आपको आपको इक्विटी से पैसे लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, ये स्टॉक मार्केट के ऊपर भी डिपेंड करता है, स्टॉक मार्केट की जो है क्या सिचुएशन चल रही है, और दूसरी कंपनियों का कैपिटल स्ट्रक्चर किस तरीके का है ये भी डिपेंड करता है, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। तो इसमें कई सारे फैक्टर्स हैं, आपको इतने सारे नहीं पढ़ने हैं, 6-7 पढ़ लीजिएगा जो कि इम्पॉर्टेंट है, बाकी और इसमें आपको जो है, और इसमें आपको नहीं, ये कैपिटल स्ट्रक्चर को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं ये हमने पढ़ा है, इनका कैपिटल स्ट्रक्चर का क्या मीनिंग है और इसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, और ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो कि इसकी केस स्टडी के अंदर जो है यूज़ होते हैं। बस ये आपको पढ़ना है। बाकी ये जो है फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल क्या होती है, ये हम जो है नेक्स्ट क्लास में कवर